नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ अपनी यात्रा के 70 साल पूरे कर रहा है। उत्तराखंड में भी औद्योगिक संस्थानों में अच्छा माहौल बना हुआ है। मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार भी श्रमिकों के साथ संवाद कर उनकी चुनौतियों को सरल करने का काम कर रही है। आज भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के उत्थान के लिए और साथ में देश के कल्याण के लिए सबका समन्वय करते हुए लगातार पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। 70 साल की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। वहीं उत्तराखंड में एक अच्छा वातावरण आज हमारे औद्योगिक संस्थानों में हमारे श्रमिकों के बीच बना है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है उसको राष्ट्र प्रथम मानकर लगातार हमारे मजदूर संघ के कार्यकर्ता उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और हमने भी राज्य के अंदर उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करते हैं। देहरादून में पंचायत चुनाव में बीजेपी जुटी हुई है। बताते चलें, उत्तराखंड भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है और आगे की कार्य योजनाएं भी संचालित करने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल माध्यम सभी विधायक, पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों से संवाद किया गया और उसके बाद निर्णय लिया गया कि जो पर्यवेक्षक है वह वार्ड स्तर पर जाकर पंचायत टोलियों के माध्यम से जिताऊ और सशक्त उम्मीदवार के नाम का पैनल प्रदेश स्तर पर भेजेंगे। सभी विधायक भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता जीत कर आए उस पर भी काम करेंगे। इसके बाद 25 और 26 तारीख को प्रदेश स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। वार्ड स्तर पर से भेजे गए नाम में से फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए जारी कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आशा व्यक्त की है कि पार्टी चाहेगी कि पंचायत स्तरों पर अधिक से अधिक प्रत्याशी निर्विरोध चुनकर आए। ऐसी पार्टी की रणनीति रहेगी। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, आज हमारे सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा है कि कल से ही आज कल हमने घोषित कर दिए थे पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की कैसी तैयारी है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जरूर है, लेकिन अभी अभी नैनीताल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। फैसले में ये है कि स्टे लगा दिया गया है जो पंचायत चुनाव था, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर पूरी की पूरी एक रणनीति के तहत अगर कहे तो सरकार ने अपनी एक पूरी रोड मैप तैयार करके दे दिया था और उसके साथ ही बता दिया था कि किस तरह से चुनाव होंगे। बताया गया था कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 10 जुलाई को और 15 जुलाई को मतदान हुआ। उसके साथ ही 19 जुलाई को जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन अभी तक अब जो है जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, नैनीताल हाईकोर्ट, उसने रोस्टर जो आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए जो है वो स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब फिलहाल जो है सरकार बताए कि आखिर क्या रोस्टर रहेगा, कैसा रोस्टर रहेगा, उसके बाद ही चुनाव हो सकते हैं। पर इतना जरूर है कि अभी स्टे लगा दिया गया है। पर भाजपा की बात करें तो उसने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी थी, वो तैयारियां कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने से अभी पूछा गया है कि आपकी तैयारियां कैसे चल रही है, क्योंकि आपने जिस तरह से तैयारियों की बात कही और अब कोर्ट ने जो है स्टे लगा दी, तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की हमें जानकारी नहीं है। कोर्ट का फैसला जैसे सामने हम लोग पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सेमवाल, हमें यह जानकारी आपने दी।
हरिद्वार के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताते चले, हरिद्वार में नगर पालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। चेयरमैन राजीव शर्मा के खिलाफ निर्दलीय सभासद और उनके समर्थकों ने शिवालिक नगर चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे की ओर नहीं बढ़ने दिया। सभासद अमर सिंह ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में फर्जी टेंडर जारी कर बिना काम कराए भुगतान किया जा रहा है और फर्जी मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। और सबका धन्यवाद है कि इतनी अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछले हफ्ते सबने अखबारों में पढ़ा 5.6 करोड़ रुपए का यूनिपोल घोटाला। सब चुपचाप बैठे हुए हैं, ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ बाकी जीरो है, इनका सब कुछ माइनस में है। उसके बाद आप ये लगाइए 6.8 करोड़ का लाइट घोटाला, जो हमने बताया कि भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ है, वो जांच चल रही है, वो चली रही है। उसके बाद डोर टू डोर का स्कैम हम बार बार सामने रखते हैं, किस तरीके से नगर पालिका गलत काम कर रही है। इतने सारे स्कैम हम विद एविडेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अपने व्यक्तिगत विकास किस तरह किया जा रहा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रूपेश वालिया हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए सपना, शिवालिक नगर नगर पालिका के जो चेयरमैन है राजीव शर्मा, उनका जो पिछला कार्यकाल था उसके दौरान भी वो आरोपों से घिरे रहे। लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। उसके बावजूद भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही जो नगर पालिका शिवालिक नगर के जितने भी जो सभासद हैं, वो यहाँ पर उनके विरोध में उतर आए हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि जो पिछले कार्यकाल में राजीव शर्मा ने भ्रष्टाचार किए थे, उन भ्रष्टाचार की जो है पुनरावृत्ति की जा रही है। बिना टेंडर के तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और जो बिना टेंडर के तमाम भुगतान जो वो भी किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो नगर पालिका शिवालिक नगर के जितने भी सभासद हैं, उनके नेतृत्व में जो लोग थे, जो वाकई त्रस्त लोग हैं, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उनके धरना प्रदर्शन को बिल्कुल एकदम रोक दिया। उनका कार्यक्रम था कि वो फाउंड्री गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद वो शिवालिक नगर का जो कार्यालय है, शिवालिक नगर नगर पालिका का, वहां तक जाएंगे। लेकिन पुलिस ने शिवालिक नगर का जो तिराहा है वहीं पर उन्हें रोक दिया और समझाने बुझाने का प्रयास किया। हालांकि जो नगर पालिका के सभासद हैं अमरजीत सिंह रॉबिन, जिनके नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा था, उन्होंने शिवालिक नगर पालिका के जितने जो चेयरमैन है राजीव शर्मा, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी मांग की है कि एक एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। जो एसआईटी जितने भी जब से नगर पालिका के शिवालिक नगर के चेयरमैन बने हैं राजीव शर्मा, जितने भी कार्य हुए हैं उनकी एसआईटी से जांच की जाए और यदि भ्रष्टाचार पाया जाए तो उस पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार में आरटीओ ने एक नई पहल शुरू की है। बताते चले, हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए नई पहल लागू की गई है। एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यहां टोकन व्यवस्था लागू की गई है। ऑफिस में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोग यहां टोकन लेकर अपना काम करा रहे हैं। यहां वेटिंग रूम में लगी स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। खास बात यह है कि टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर एआरटीओ निखिल कुमार ने खुद ही तैयार किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले एआरटीओ निखिल शर्मा को ऑफिस में टोकन सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर अपने ऑफिस में लागू कर दिया। लोगों को भी इस सिस्टम का लाभ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। सामने हमारी स्क्रीन लगी हुई है
उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है, उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है, तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश वालिया लगातार बने हुए हैं। आपसे जानेंगे आरटीओ की नई पहल से लोगों को कितना लाभ होने वाला है। देखिए सपना, ये वाकई एक नई पहल ही है, क्योंकि आरटीओ कार्यालय में तमाम जो खिड़कियां हैं वहां पर लोग वहां जाते हैं, किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है या किसी को लाइसेंस बनवाना है या किसी को फिटनेस करानी है गाड़ी की, तो तमाम खिड़कियों पर भटकते फिरते हैं लोग। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एआरटीओ आए हैं निखिल शर्मा, क्योंकि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, तो इन्होंने एक नया सिस्टम यहाँ पर लागू किया है, नई पहल लागू की है कि बाकायदा जो आने वाले एआरटीओ आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें उनकी पहले उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या काम कराना है, कि उसी हिसाब से उन्हें टोकन वितरित किए जाएंगे। टोकन वितरित करने के बाद वो संबंधित खिड़की पर पहुंचेंगे और बाकायदा उनके नाम का जो टोकन है वो बाकायदा डिस्प्ले होगा उसका, जिससे वो जो आने वाले जो एआरटी आने वाले लोग हैं उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी यहाँ पर इस चीज से। एआरटीओ जो निखिल शर्मा है उनका साफ साफ कहना ये है कि क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इस चीज की कमी महसूस दे रही थी, इसी को देखते हुए ये टोकन व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद जो एआरटीओ आने वाले लोग हैं उनमें वाकई वो बड़े उत्साहित हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ हरिद्वार जैसे शहर में लागू की गई है। इसे देखते हुए लोगों ने जो एआरटीओ निखिल शर्मा है उनकी यहाँ पर तारीफ भी की है। उनका साफ साफ कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था अगर यथावत चलती रही तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। जी सप्ताह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये जानकारी दी। चारधाम यात्रा में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक सप्ताह से धाम में प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक केदारनाथ धाम में 3.81 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50,000 से अधिक है। इसमें सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते एक सप्ताह से केदारनाथ में 20,000 से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 30 अप्रैल से 18 मई तक चारधाम यात्रा में 9.52 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और श्री यमुनोत्री के पावन धामों में, और इस वर्ष अब तक करीब 32 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड हमारी देवभूमि, ये केवल हिमालय की गोद में बसा एक प्रदेश नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। लेकिन इस बार एक सुखद परिवर्तन देखने में आ रहा है। अब श्रद्धालु सिर्फ चारधाम तक सीमित नहीं है, वो श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, श्री हेमकुंड साहिब, श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तरकाशी जैसे अन्य पवित्र स्थलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक जागरण है। इन तीर्थ स्थलों पर बढ़ते कदम स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए द्वार खोल रहे हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में इस समय जो बीच में जो मुसीबत आई थी, जो युद्ध वाली बात हुई थी, जो हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसका जो है बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ, इस समय जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बहुत ज्यादा उछाला है। यात्रियों में बहुत क्राउड देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे यात्री जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पर डे 20 से 21,000 यात्री जो है पर डे केदारनाथ में दर्शन कर रहे हैं अलग अलग। और वही मैं बात करूं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में भी वही दर्शन कर रहे हैं। वही मैं बात करूं गंगोत्री, यमुनोत्री, तो पर डे 15 से 20,000 यात्री पर डे दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मैं बात करूं हेमकुंड साहिब की, तो हेमकुंड साहिब में थोड़ा कम है यात्रा का वो क्राउड, क्योंकि वहाँ जो है चढ़ाई ज्यादा है और ज्यादा करके सिख लोग ही जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं केदारनाथ की, सबसे ज्यादा इस समय यात्री है तो केदारनाथ में है, जहाँ की अभी तक लगभग 4 लाख के आसपास लोगों ने यात्रा कर चुके हैं। अभी तक जो है जो लगभग 1.5 से 1.25 महीने की यात्रा हुई है अभी। लेकिन
जो है 3 लाख से ऊपर 4 लाख के आसपास जो है लोग यात्रा कर चुके हैं। वही देखा जा रहा है कि ऐसी यात्रा जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो लगभग टूट जाएगा। जो यात्रा का इस समय माहौल है, लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है कि यात्रा में जो है कितना लोग आ रहे हैं। तो वो जो है यहाँ के जो लोग लोकल लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले भी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो यहाँ के होटल व्यवसाय हैं उनका भी अच्छा बिजनेस होगा और सरकार का भी अच्छा बिजनेस होगा। लेकिन लोग यात्रा में भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों में आस्था देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो वो देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो 4 महीने बाकी हैं, अगर मानसून ने कुछ धोखा न दिया, अगर कुछ आपदा या बारिश न आई, तो बहुत अच्छी यात्रा देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैंकिंग के तहत केंद्र सरकार की टीम द्वारा जिले के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला पंचायत की कार्य अधिकारी भावना रावत की स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। जिले के सभी 15 ब्लॉकों में कॉम्पैक्ट मशीनें स्थापित की गई है, जिनके माध्यम से प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मित्रों के सहयोग से भी ग्राम स्तर पर लगातार स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। देहरादून में सड़कों पर आवारा पशुओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बताते चलें, जो गाय दूध नहीं देती, लोग उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं और कई बार बैल आदि को भी सड़कों पर ही छोड़ देते हैं, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी होती है और कई बार यह हादसे का कारण भी बनते हैं। ऐसे में नगर निगम ने देहरादून में पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना शुल्क बढ़ाने की कवायद शुरू की है। नगर निगम देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जो निराश्रित पशु हैं नगर निगम देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जो निराश्रित पशु हैं उनको रखने के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन जो अपने निजी पशुओं को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं उनके लिए जुर्माना शुल्क भी बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए अगली बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जो निराश्रित पशु हैं इनके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था कर रखी है और ऐसे पशु जिनकी सड़कों में वो दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद को भी उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से किसी और को जान माल के भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कुछ हमने जो है वो गौशाला वगैरह हमने बनाई हुई है और ऐसी जो हमारी शंकरपुर की गौशाला है और हमारी तमाम यहाँ पर गौशाला जो है उनमें ऐसे पशुओं को रखा जाता है। और जो लोग अपने जो निजी पशु हैं उनको भी सड़कों में छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ हमारा जुर्माने की भी हमारे पास प्रावधान है। टूरिस्ट क्षेत्रों में पर्यटकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। बताते चले, मसूरी घूमने आए कुछ पर्यटकों ने पहले छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। जब छात्राओं के परिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पर्यटकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति के हाथ व पैर पर गहरे घाव हुए हैं। पुलिस ने 2 पर्यटकों को गिरफ्तार कर घटना का प्रेस नोट जारी किया है, जबकि 2 फरार हैं। आरोपी पंजाब के जालंधर शहर के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शनिवार को 4 पर्यटक कैप्टी क्षेत्र में घूम रहे थे। वह 3 छात्राओं का लगातार पीछा कर रहे थे। इसकी भनक जब छात्राओं के परिजनों को मिली तो उन्होंने विरोध करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के पास ले जाने लगे। रास्ते में एक आरोपी ने जेब से कुछ नुकीली वस्तु निकाली और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए और मौके का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। उनमें से एक लड़का डायरेक्ट हमारे साथ हाथापाई पे उतर गया। अब इनके साथ बात करते करते तो इन लोगों ने अपने साथ वालों को वहाँ से भगा दिया। तो इन्हें बोलने के बाद कि अपने साथ वालों को बुलाओ जो छेड़े थे लड़कियों को। तो उसमें इनमें से एक लड़के ने उतनी सी बात पे चाकू निकाल के धारदार चाकू निकाल के हम लोगों पे मारने लग गया चाकू। हमारी मांग है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इनके ऐसे ये बार बार ऐसे ना करें, क्योंकि हमारे साथ पहले भी हो चुका है यहाँ पे।
मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बवाल हो गया। बताते चले हरियाणा से आए पर्यटक पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। हर रोज कहीं न कहीं हरियाणा के पर्यटक सुर्खियों में आ जाते हैं, चाहे गाड़ियों की छत पर और बोनट पर बैठना हो या खुले में शराब और हुक्का पीना या फिर महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला हो। हर जगह हरियाणा के युवक अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। विगत देर रात्रि घंटाघर के निकट हरियाणा से आए पर्यटकों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद मामला बिगड़ गया और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस द्वारा किसी तरह से बीच बचाव किया गया, लेकिन इस दौरान 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की के गंगनहर क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में लंबे समय से जेल में बंद अनीश कालिया की जमानत पर जेल से बाहर आने पर आतिशबाजी जमकर कर हुड़दंग मचाया गया। इस हुड़दंग के कारण यहां हाईवे पर भी जाम लग गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद पूरे शहर में हूटर बजाते हुए अनीश कालिया के समर्थकों द्वारा जुलूस भी निकाला गया। मुझे दिखाई और ये मेरे संज्ञान में पिछले आधे घंटे से है। इंस्पेक्टर गंगनहर से भी बात हुई तो ये व्यक्ति कल जेल से बेल आउट हुआ है और उसके बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी प्रशंसक उसके वहाँ पर थे, तो रोड भी शायद बाधित हुआ है। तो इसमें हम पूरी में एक रिपोर्ट लेने के बाद इंस्पेक्टर से इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तय है अगर कुछ इलीगल है, ऑपरेशन लगाम भी हमारा चल रहा है। अगर रोड बाधित हुआ, अनावश्यक तौर पर गाड़ियों में होटल लगी थी, तो उसमें हम लीगल कार्रवाई जरूर करेंगे। बागेश्वर में एक सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। बताते चलें, बागेश्वर में वन विभाग वन दरोगा लिखित परीक्षा देकर घर लौट रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में उसका चचेरा भाई और एक दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रा अपने भाई के साथ परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी। स्कूटी अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व अस्पताल के लोगों ने आसपास के लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर गुंजन ने लता को मृत घोषित कर दिया। पास तीन जो है मरीज आए थे, लेकिन उसमें से जो एक है लता बोरा नाम की, वो मृत स्थिति में हमारे पास आई थी और 2 जो है उनको थोड़ा हल्की फुल्की चोटें हैं, उनका प्राइमरी उपचार कर दिया गया है। लता बोरा के लिए अभी पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है और बाकी उसका जो रीजन ऑफ डेथ है वो हम पीएम के बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।